नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 6 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस समय मिडिल ईस्ट की जो हालत है, इस हालत को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही वक्त में एक बार फिर से जंग शुरू हो जाएगी। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का लगातार आर्मी के फील्ड में बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा। अब कैसे नुकसान हो रहा, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों खबर ये निकल के सामने आई है कि अमेरिका का एक रिफ्यूलर टैंक जिसका नाम था KC-135R, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बाकायदा पर्शियन गल्फ में उड़ान भर रहा था। उड़ान भरने के दौरान ये अचानक से गायब हो गया। अब कई सारे एक्सपर्ट इसके बारे में ये कह रहे हैं कि जो KC-135R था, ये दुबई के अंदर लैंड कर चुका है और इसने वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग की है। लेकिन जो लिखा पढ़ी में डाटा इस समय निकल के सामने आ रहा है, उसके हवाले से खबर ये है कि जो अमेरिका का रिफ्यूलर प्लेन जिसका नाम KC-135R था, ये पर्शियन गल्फ के ऊपर उड़ान भर रहा था और इसी दौरान इसने इमरजेंसी कोड भेजा जिसका नाम था 7700। इमरजेंसी कोड 7700 तब भेजा जाता है जब इस जहाज के ऊपर कोई हमला हुआ हो या फिर अचानक से इस जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए और ये फ्री फॉल कर रहा हो, यानी आसमान से जमीन पे अचानक से गिरने लगा हो, या फिर इसके ऊपर कहीं से कोई टकराव हुआ जिसकी वजह से ये पूरा डैमेज हो चुका है। इन्हीं 3 कंडीशन में ये ऐसे मैसेज को भेजता है। अब रही बात पहली कंडीशन की कि क्या ये इंजन इसका बंद हो गया और ये फ्री फॉल करने लगा, तो जवाब बड़ा सिंपल सा है कि ये अमेरिका का रिफ्यूलर प्लेन है। इंजन बंद तभी होगा जब फ्यूल खराब होगा या फिर फ्यूल कम होगा। दूसरी बात ये है कि ये सिंगल इंजन वाला प्लेन है नहीं, इसमें मल्टीपल इंजन लगे, तो अगर एक इंजन बंद भी हो जाता तो ऐसे हाल में जो बैकअप इंजन है वो चालू हो जाएगा और ऐसे हाल में ये सेफली कहीं भी लैंड कर सकता है और उसमें ऐसे 7700 कोड को भेजने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या किसी चीज का टकराव इस प्लेन से हुआ, तो जिस समुद्र के ऊपर ये उड़ रहा था वहां पे पंछी वगैरह नहीं थे, ये कोई सिविलियन इलाके में नहीं उड़ रहा था कि कोई चील कोई बाज उतनी ऊंचाई पे उड़ रहा हो और वहां पे टकराव हो गया हो। और ठंडियों का टाइम है नहीं, तो कोई पंछियों का झुंड माइग्रेशन कर नहीं रहा था कि वो टकरा गया और उसकी वजह से फिर इतना इमरजेंसी सिग्नल भेजना पड़ा। अब रही बात तीसरी कंडीशन की, तो तीसरी कंडीशन इस वजह से भी सही साबित होती है क्योंकि आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार ईरान ठोक रहा है और ऐसे हाल में अमेरिका का KC-135R अगर ये कोड भेजता है कि हम बहुत इमरजेंसी कंडीशन में, हमको सिग्नल नहीं मिल रहा और हम लैंडिंग करने वाले, हम क्रैश हो सकते हैं, तो ऐसे हाल में ये तथ्य बहुत हद तक सही साबित होता हुआ नजर आता है कि कहीं ईरान ने इनको ठोक तो नहीं दिया। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आप मैप पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पर्शियन गल्फ के ऊपर ये उड़ तो रहा था, इसके बाद ये प्लेन गोल 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 चक्कर लगा रहा और इसी के जस्ट बाद ये समुद्र के रास्ते पे कहीं आगे बढ़ता है और उसके बाद से ये रडार पे गायब है और अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। और यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका का KC-135R कहीं ना कहीं या तो इमरजेंसी लैंडिंग कर चुका है या फिर क्रैश कर चुका है और दोनों ही सूरत हाल में ईरान का नाम बहुत तेजी के साथ इस वजह से भी निकल के सामने आ रहा, चूंकि अमेरिका के जो जनरल डैन है, जनरल डैन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा है कि जब से सीज फायर हुआ है तब से ईरान ने कम से कम 10 बार अमेरिका की जहाजों पे हमला किया है, 10 बार। इससे पहले अमेरिका क्या कहता था कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, हम एकदम सेफ हैं, हमें ईरान की गोली तक टच नहीं कर रही। लेकिन आज वह जनरल डैन कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कम से कम 10 बार हमला हुआ है, 9 बार हमारे जहाज़ों पे गोली चलाई गई है, हमारे नेवी के शिपों पे हिट करने की कोशिश की गई है और ये ऐसा 10 बार हुआ है। लेकिन इतना अभी तक गलीमत की कंडीशन में और हम जंग को अभी नहीं बढ़ाना चाहते। क्या कुछ जनरल डैन ने कहा, थोड़ा सा सुने आप। The map shows the examples and samples of Iranian attacks against commercial vessels in the Strait, as well as the Gulf of Oman and up in the Arabian Gulf. Since the ceasefire was announced, Iran has fired at commercial vessels 9 times and seized 2 container ships, and they've attacked U.S. forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point. You can also see the group of tankers and cargo vessels in the U.S. blockade line, as I mentioned. As a result of Iran's indiscriminate attacks across the region, there are currently 22,500 mariners embarked on more than 1,550 commercial vessels trapped in the Arabian Gulf, unable to transit.
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जनरल डैन ने अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि हमारे ऊपर कम से कम 10 बार हमला हुआ है। और इधर दुबई पे भी लगातार दोस्तों ईरान हमलावर है। दुबई के हवाले से खबर यह निकल के सामने आई है कि दुबई पिछले 2 दिनों में, यानी अभी कल की रात की बात करूं और इससे पहले सोमवार की बात करूं, तो इन दोनों दिनों के अंदर दुबई के ऊपर ताबड़तोड़ हमले ईरान ने किए हैं। दुबई का ऑफिशियल डाटा यह कहता है कि 12 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा दोस्तों 3 क्रूज मिसाइल और साथ ही 4 ड्रोन, यानी 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन से ईरान ने दुबई के ऊपर हमला किया है। और ऐसा नहीं है कि यह क्लेम केवल दुबई का है। आज ईरान के हवाले से भी, ईरान का जो टेलीग्राम पेज है उसके हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिससे ये बात कंफर्म हो जा रही है कि हमले लगातार ईरान कर रहा। चूंकि आप देखिए ईरान ने एक पोस्टर शेयर किया है, इसमें बुर्ज खलीफा का फिगर है और इसके बारे में ईरान ने साफ तौर पे कहा है, हबीबी वी आर कमिंग टू दुबई। यानी अक्सर आपने दुबई के प्रचार प्रसार में देखा होगा कि दुबई अक्सर ये कहता है कि हबीबी कम टू दुबई। अब इसी के काउंटर में ईरान ने कहा कि हबीबी वी आर कमिंग टू दुबई, मतलब तैयारी कर लो, मजबूत बना लो अपने आप को, डिफेंस विफेंस लगा लो और हम दुबई आ रहे हैं। इसका मतलब बड़ा साफ है कि ईरान क्या कोई वीजा पासपोर्ट लेके थोड़ी ना जा रहा। इसका मतलब ये है कि ईरान अब इनको ठोकने वाला है। और ठोकने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। ईरान के डिक्शनरी में इस बीच हमले का शब्द डिलीट था। ईरान हमला नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन चला दिया जिसके बाद ईरान भड़क गया। स्टेट ऑफ हार्मोज को खाली करने के बारे में ईरान मल्टीपल टाइम बोल चुका है कि हम स्टेट ऑफ हार्मोज खाली कर देंगे, आप गल्फ ऑफ ओमान खाली कर दो। लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की। गुलाबी सुअर ने प्रपोजल निकाला और एक बिल पास करवा लिया और कहा कि हम ऑपरेशन फ्रीडम चलाएंगे, यानी अमेरिका के जो नेवी के जहाज हैं वो स्टेट ऑफ हार्मोज में अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे, वहां से बाकी जहाजों को निकालेंगे और निकालने के बाद स्टेट ऑफ हार्मोज फ्रीली पार करवा देंगे विदाउट एनी टेंशन। और सीज फायर की शर्त में जब स्टेट ऑफ हार्मोज खुला था तब ईरान ने कहा था कि केवल कमर्शियल शिप अलाउ होंगे, जो आर्मी और नेवी के जहाज हैं वो अलाउ नहीं होंगे। ये बात ईरान ने पहले ही अमेरिका को चेता दी थी, अमेरिका ने ये बात एक्सेप्ट की थी, लेकिन गुलाबी सुअर के कहने पे नेवी को मजबूरी में जाना पड़ा और नेवी पे भी ईरान ने हमले किए, नेवी को भागना पड़ा और इसी के बाद दुबई को ठोकना चालू कर दिया। पिछले 2 दिनों में लगातार दुबई के ऊपर हमले हो रहे हैं। और सुनिए, जब दुबई पे हमले हुए तब 3 देशों ने कंडेम्ड भी किया। पहला देश भारत, दूसरा देश पाकिस्तान और तीसरा देश सऊदी अरब। अब तीनों ने कंडेम्ड क्यों किया, इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान की बात बस इतनी सी है कि पाकिस्तान मेडिएटर है और मेडिएटर वही होता है जो सबसे पहले जंग को रोके। और इधर ईरान ने हमला कर दिया, तो ऐसे हाल में पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि भाई कंडेम्ड करेगा कि आपने हमला क्यों किया, हम तो बातचीत कर रहे थे। रही बात सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब ने कंडेम्ड इस वजह से किया क्योंकि सऊदी अरब पहले ही मार खा चुका है। तो अगर दुबई के मामले वो कंडेम नहीं करेगा तो ईरान तो अगला नंबर सऊदी का लगा देगा। तो ऐसे हाल में सऊदी ने भी कंडेम कर दिया। अब कई सारे लोगों के जहन में सवाल आएगा कि भाई भारत ने कंडेम क्यों किया, क्या भारत का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है कि हम ईरान की साइड हैं या फिर अमेरिका के साइड हैं। तो इसके बारे में स्पष्ट बात यह है कि जब ईरान ने हमला किया तो 3 भारतीय लोग घायल हुए। भारत के 3 मजदूर थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे और वो फुजीरा जो ऑयल रिफाइनरी थे उस पर जब हमला होता है तो उसमें इंजर्ड होते हैं और उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। तो ऐसे हाल में अपने लोगों के लिए भारत का कंडेम्ड करना बिल्कुल लाजमी भी है और बिल्कुल वाजिब भी है। तो ऐसे हाल में दोस्तों भारत ने भी कंडेम्ड किया, लेकिन ईरान ने साफ तौर पे ये कहा है कि जब तक हमारी टेरिटरी में इंटरफेयर होता रहेगा, जब तक स्टेट ऑफ हार्मोज में ऐसे घटिया ऑपरेशन चलाए जाएंगे, तब तक स्टेट ऑफ हार्मोज में बिल्कुल डेडलॉक जैसी कंडीशन भी होगी। इसके अलावा हमारे हमले भी तेज रहेंगे। यानी ईरान दोस्तों ना ही कहीं से झुकने को तैयार है, ना ही कहीं से ऐसा कुछ करने की तैयारी में है कि अमेरिका को एक अपर हैंड मिले, और ना ही कहीं और कोई रास्ता है। इसके अलावा ईरान ने जो काम किया वो काम इस समय अमेरिका के गले की हड्डी बन गया, और ये बात अमेरिका ने खुद कहा। दरअसल अमेरिका का बयान इस समय निकल के सामने आया है कि जिस समय सीज फायर चल रहा था, इसी सीज फायर का फायदा उठा के ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में और माइंस बिछा दी। यानी अमेरिका प्लान कर रहा था कि हम माइंस को हटाएंगे,
बारूदी जो सुरंग है उनको खाली करवाएंगे ताकि पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जहाज पार हो सके। इधर ईरान ने खेल क्या किया, इसी लॉकडाउन का फायदा उठा के, चूंकि लॉकडाउन है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरा बंद है, और सीज फायर का फायदा उठा के कोई इसी पे हमला नहीं करेगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरान की नेवी के जहाज आराम से जा सकते हैं। ऐसे हाल में ईरान ने फिर से वहां पे माइंस बिछा दिए। अब ईरान का कहना है कि आप लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं है, और ये बात पूरी दुनिया के लिए बोली ईरान ने। ध्यान दीजिएगा, बड़े तवज्जो से सुनिएगा क्या बता रहा हूं। ईरान ने कहा कि आप लोगों के पास अब कोई चॉइस नहीं है, आप केवल उन्हीं रास्तों से जा सकते हैं जिन रास्तों के बारे में हमने आपको बताया है। यानी ईरान ने एक बाईपास निकाला है और कहा है कि यहां से आप लोग निकलिए, हमें चंदा भी दीजिए, जो हमने एक टोल नाका बनाया है $2 मिलियन का, वो आप हमें दीजिए, और देने के बाद पार हो जाइए। अमेरिका भले ही गिदड़ भपकी दे रहा हो कि अगर कोई पैसा देगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ईरान को पैसा ना दिया जाए और उस माइन वाले रास्ते से जहाज निकाला जाए और ऐसे हल में वहां धमाका हो जाए, पूरी जहाज डूब जाए, तो फिर क्या किया जाएगा। यानी ईरान ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिस चक्रव्यूह के चक्कर में अब भाई साहब अमेरिका खुद फंस गया, और इधर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह पगला चुका है। आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान निकल के सामने आता है कि ईरान के लोग बड़े अच्छे हैं और हम उनको मारना नहीं चाहते। थोड़ा सुनिए आप। They can't pay their soldiers. The money is worthless. No, they should do the smart thing, you know. They should do the smart thing, and because we don't want to go in and kill people, really don't. I don't want to. It's too tough. Great people. I know the people. I have so many Iranian friends from New York and from other places over the years. They're great people. I don't want to kill those. Gas prices in the United States. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम मारना नहीं चाहते, ईरान के लोग बड़े भले लोग हैं। और इसे डोनाल्ड ट्रंप का बयान कुछ टाइम पहले आया था और इसने धमकी दी थी, जिसके बाद पूरी जंग भड़क गई थी। ईरान के लोगों के लिए कहा था कि अगर हमारी बात ईरान नहीं सुनता है तो हम कंप्लीटली सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देंगे। यानी एक तरफ ये बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की बात करता है, एक तरफ ये धमकी देता है, एक तरफ कहता है कि हम पूरे ईरान को खत्म कर देंगे, एक तरफ कहता है कि ईरान के लोगों के लिए हम खड़े हैं, ईरान के लोगों को मारना नहीं चाहते। मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा सटका बुड्ढा है कि भाई साहब क्या बोलेगा इसको ही नहीं पता। मतलब सुबह कोई और बात, शाम को कोई और बात, बीच में खड़ा हो जाएगा तो ऐसा ऐसा नाचेगा, फिर रात को कोई और बात, फिर ट्वीट करके सो जाएगा, सुबह उस ट्वीट को भूल जाएगा। अब इतना बयान देने के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग सरेंडर कर दें, नहीं तो जंग भड़क जाएगी। वो भी सुने आप। That's not the way we play. No, we do it the old-fashioned way, and they should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the white flag of surrender. In hockey, they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? But and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But you know, we have to go out and we have to do it. And it's. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग सरेंडर कर दें, नहीं तो जंग भड़केगी और इस बार हम ऐसा इंटेंस हमला करेंगे कि सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन अंदर की सच्चाई दोस्तों ये है कि ये सामने से अब कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, सामने से कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, और इस वजह से इन्होंने अपने एजेंटों को फिर से काम पे लगा दिया। आज ईरान की राजधानी तेहरान से एक वीडियो निकल के सामने आया। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख रहे होंगे, अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और मैं 1 मिनट चुप हो जाता हूँ, पहले वीडियो ही देख। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक फैक्ट्री के अंदर फिर से आग लगी है। और जब जब ईरान पे हमला किया जाना होता है, जब जब वो माहौल क्रिएट किया जाता है कि अब ईरान के ऊपर हमला करना है, तो सबसे पहले ऐसे छुटपुट हमले किए जाते हैं। यानी इस बार फिर से जब अमेरिका पूरी तरीके से हार चुका है, अमेरिका को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब अमेरिका फिर से वही घटिया खेल खेल रहा है कि सबसे पहले हमला कर दिया जाए, और हमला करने से पहले ईरान को थोड़ा सा अंदर से डिस्टर्ब किया जाए। तो आज ये तेहरान में जो आकी खबरें आई हैं, आप देख लीजिएगा, कुछ टाइम बाद इनका लिंक कहीं ना कहीं दोस्तों निकल जाएगा मोसाद और CIA के एजेंटों से। आप इस बात को लिखित ले लीजिए,
कुछ टाइम में ही इसका लिंक मोसाद और CIA के एजेंटों से निकलेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं पिछले 1 साल में आपको 4 मरतबा बता चुका हूँ। 12 दिन की जब जंग चली थी उस दौरान भी, इधर जब प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था तेहरान मार्केट से, उससे पहले भी ये चीज़ें हुई थी। मैंने तब भी बताया था, प्रोटेस्ट के टाइम भी मैंने बताया था कि ये सारा किया धरा मोसाद और CIA का है। इसके बाद जब जंग इस बार भड़कने वाली थी, उससे पहले भी मैंने आपको आगाह किया था कि अगर बिल्डिंगों में आग लग रही है तो इसका मतलब ईरान को अंदर से खोखला करने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर से इस बार भी दावे के साथ बता रहा हूं कि ये CIA और मोसाद का किया धरा है, और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि फिर से हमला करने की पूरी तैयारी होगी, बशर्ते इस बार ईरान पहले से ज़्यादा तैयार है। और इसी बीच दोस्तों खबर ये निकल के सामने आ रही है कि आज हिजबुल्लाह ने भी IDF के ऊपर तगड़ा हमला किया है। IDF ने अपने पेजेस में ये बात साफ तौर पे बताई है कि IDF के लड़ाके यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के जो फौजी हैं, वो जिस जगह पे अपना कैंप लगा रहे थे उसी जगह पे आज हिजबुल्लाह ने मोर्टार से हमला किया है। अब इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, कितनी कैजुअल्टी हुई है, इसके बारे में अभी तक कोई एग्जैक्ट फिगर निकल के सामने नहीं आया, क्योंकि आमतौर पे इजराइल कभी भी अपने नुकसान के बारे में नहीं बताता। हालांकि वो ये क्लेम करता है कि हिजबुल्लाह हमें नुकसान पहुंचा रहा, वो एक क्लेम करेगा कि ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा, वो एक क्लेम करेगा कि हमास ने हमको ठोक दिया है, लेकिन एग्जैक्ट नुकसान ये कभी नहीं बताता, क्योंकि इसको पता है कि अगर हम नुकसान बताने लग जाएंगे तो ये जो 16, 17, 18 साल के कौले से सैनिक हमने भर रखे हैं, इनका मनोबल टूट जाएगा। इस वजह से जब कोई हमला करता है और इजराइल ठोका जाता है, तो ऐसे हाल में इजराइल अपने नुकसान के बारे में 5 से 6 दिन बाद तब बताता है जब उस जगह से बटालियन आगे बढ़ चुकी होती है, यानी इनका एक सैनिक मारा भी गया तो 3 से 4 दिन बाद इस चीज़ का अनाउंसमेंट ये करते हैं कि हमारा एक सैनिक मारा गया है। उसके 3 से 4 दिन बाद उसकी तस्वीर शेयर करते हैं। तब तक ये मामला थोड़ा सा पुराना हो जाता है, जंग थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। लेकिन आज खबर ये है कि हिजबुल्लाह ने मोर्टार से हमला किया है और इस हमले में IDF को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है। अब सुनिए दोस्तों, इधर मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, दुबई, सऊदी, ये 4 देश अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन इधर इजराइल का एक नया दुश्मन एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग कर चुका है जिससे इजराइल समेत अमेरिका की भी नींद उड़ने वाली है, और इस देश का नाम है तुर्की। स्क्रीन पे आप वीडियोस देख सकते हैं। ये तुर्की का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट की मिसाइल है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है, यानी एशिया से दागा जाए तो अमेरिका भी जा सकती है। और सुनिए, इसके जो रेंज है ये 6000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और अगर स्पीड की बात करूं दोस्तों तो ये 9 मैक से 25 मैक। अब मैक का मतलब क्या कि आवाज की रफ्तार से कितना गुना ज़्यादा तेज। 1 मैक मतलब आवाज की रफ्तार के बराबर, 2 मैक मतलब आवाज़ पहुँचे उससे दोगुना पहले वो चीज़ पहुँच जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों 9 मैक से 25 मैक है, यानी आवाज़ से 25 गुना तक पहले वो मिसाइल पहुँच सकती है। आप सोचिए कोई मिसाइल आ रही और उसकी आवाज़ ही आप तक नहीं आ रही तो उसकी क्या स्पीड होगी, आप खुद सोच सकते हैं। और गिरी से गिरी हालत में दोस्तों इसकी स्पीड 9 मैक है। और आने वाले टाइम में इसको लेके भी आप देखिएगा कि इजराइल बवाल मचाएगा। अब इजराइल क्या तुर्की से जंग लड़ेगा या फिर कोई अमेरिकन प्रेशर डालेगा, सेंसन्स का खेल होगा या फिर कोई और खेल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि ईरान के साथ साथ इजराइल तुर्की से भी एक जंग की शुरुआत करेगा ही करेगा। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है वो अहम है, तो कमेंट कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।